खुल करके अब देश में बैकवर्ड दलित की राजनीति, खुल करके अब देश में बैकवर्ड दलित की राजनीति। 3% के लोग, सवर्ण लोग आज देश की सेंट्रल से लेकर के स्टेट की और सियासत से लेकर के नौकरियों में वे पूरी तरह से कब्जा किए हुए और कब्जा करने में इसलिए कामयाब हुए कि बैकवर्डों में फूट करने डालने में वो कामयाब रहे। एक मैसेज गया है सबसे कि अब तो समूचा पिछड़ा इकट्ठा हो गया, तो अब बीजेपी क्या करे। धार्मिक अंधवाद बीजेपी का प्रमुख मुद्दा है। वो नहीं चाहती है कि गरीब रोजी रोटी के सवाल पर हमारे साथ खड़ा। वो धार्मिक आधार पर, धार्मिक बुनियाद पर लोगों को खड़ा करना चाहती है, लेकिन राम के साथ साथ हमारे हाथों को काम चाहिए। और भाजपा लगातार हमारे काम को छीन रही है, हमारी शिक्षा को छीन रही है, हमारी नौकरी को छीन रही है, हमारे बच्चों के रोजगार के साधन को छीन रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को भरोसा जो है वो राम और दाम पर है। राम के नाम पर वो गरीबों की आत्मा को खरीदना चाहती है और दाम पर लोगों के मन मस्तिष्क को कब्जा करना चाहती है, लेकिन गरीब इस बार पूरी तरह से सजग है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दोनों ही लोग अभी कह रहे हैं कि पार्टी तय नहीं है, लेकिन तकरीबन जनता को पता चल चुका है कि दोनों किस खेमे में जा रहे हैं। मेरे साथ संजय चौहान जी हैं, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज एक तस्वीर आई जिसमें आप लोग अखिलेश जी के साथ बैठक कर रहे थे। उस तस्वीर से मैसेज जा रहा है, क्या वास्तव में 2022 में पिछड़ों का इनकलाब होगा? देखिए, 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा के पूंजीवाद, सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश का समूचा पिछड़ा दलित वर्ग सजग हो गया है और अखिलेश यादव जी एक विकल्प हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं, उनके नेतृत्व में खड़ा हो चुका है। और जितने भी सियासी दल पिछड़ों दलितों के थे, जो जिनका अपना जनाधार था, जिनका अपना जाति जनाधार है, वे सब आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि देश ने देखा, बीजेपी ने पिछड़ों दलितों में एक नैरेटिव पैदा किया कि जो मोदी के साथ है वो राष्ट्र के साथ है, जो मोदी के साथ है वो भारत के साथ है, जो मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जनता तो देश के साथ खड़ी हुई। आज मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? चंद पूंजीपतियों के साथ। भारत की एक एक संपत्ति बेच करके आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत दे रहे हैं और एक ऐसे समाज का सृजन कर रहे हैं जहां मालिक और मजदूर होगा और असमानता इतनी लंबी होगी कि एक तरफ भूखमरी होगी और एक तरफ रोटियों से खेलने वाले लोग होंगे। तो ये चीज़ें पिछड़े दलित वर्ग के नौजवान, बौद्धिक तब बुजुर्गा वर्ग समझ चुका है और 2022 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के खात्मे की शुरुआत करेगा। आप गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। अखिलेश जी जब भी फोटो ट्वीट कर रहे हैं कृष्णा पटेल जी की, उनको राजमाता शब्द लिख रहे हैं। आज की तस्वीर में उनको बीच में बैठाले हुए हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ केशव देव मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्या मायने हैं इस तस्वीर के? पिछड़ों की एक बड़ी आबादी है और इसी आबादी का एक हिस्सा पिछले दिनों में भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तो जो कुछ भी मिल रहा है यादव को मिल रहा है, तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा है। और जो अत्यंत बैकवर्ड समाज के लोग थे उन्होंने कहा कि तुम्हें तो आरक्षण भी नहीं खाने को मिल रहा है, अकेले यादव खा जा रहा है, नौकरी चाकरी शिक्षा में हिस्सेदारी सब एक जात वर्ग को जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ों के लिए आरक्षण देंगे, हम इन अदर बैकवर्ड जातियों के हित की बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार गई, भाजपा की आई और 5 सालों में आपने देखा कि पिछड़ों को जो मिला हुआ आरक्षण भी था, आज उसकी भी प्रासंगिकता खत्म हो गई। पिछड़ों की मेरिट हाई जा रही है और जनरल की मेरिट लो जा रही है। 27% दिए गए आरक्षण में भी मुश्किल से 16-17% हर नौकरियों में, जो भी नौकरियों की इधर भर्तियां निकली कंप्लीट हुई, उसमें बैकवर्डों का हिस्सा मिला। जब से बीजेपी की सरकार आई, अभी की स्थिति बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सवर्णों को छात्रवृत्ति पूरी मिल गई, दलित वर्ग को मिल गई, पूरे अल्पसंख्यक वर्ग को मिल गई और बैकवर्ड समाज के बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ये सत्ता पाने के बाद जिन बैकवर्डों का वोट लेकर के बीजेपी सियासत में आया, अदर बैकवर्डों का सत्ता पाने के बाद इन्हीं के सामाजिक न्याय पर लगातार प्रहार किया। तो आज समूचा पिछड़ा वर्ग ये चीज़ देख करके बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, या बीजेपी की जो पूंजीवादी सोच है, जो सामंतवादी सोच है, जो जातिवादी सोच है, उससे मुक्ति के लिए
अखिलेश यादव जी एक विकल्प हैं और हम सब लोग खड़े हैं, और अखिलेश जी भी आज अपने को मान रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं और हमें अपने वोट को इकट्ठा करना है, अपने वर्ग और अपने क्लास को इकट्ठा करके इन पूंजीवादी और सामंतवादी ताकतों से लड़ना है। हालांकि मौर्य जी और चौहान जी दोनों कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अभी तय नहीं है, तय करेंगे, लेकिन लगभग लोग मान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे। कितना फायदा होगा इन दोनों से, या अन्य मंत्रियों के भी आने की और संभावना है? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के और अपने वर्ग के एक मजबूत नेता हैं, और वो अगर हमारे साथ आते हैं तो सपा को मजबूती मिलेगी और एक नरेटिव और पैदा हुआ। इनके आने से एक नरेटिव एक और पैदा हुआ, एक राजनीति में एक मैसेज गया है कल से कि अब तो समूचा पिछड़ा इकट्ठा हो गया, तो अब बीजेपी क्या करेगी। और निश्चित तौर पे जब हमारे मतदाताओं का, हमारे क्लास के लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो पूंजीवादियों का मनोबल कमज़ोर होगा और हमारे लोग चुनाव में इनको पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे एक बात तो समझ में आती है, बीजेपी ने ये खत्म कर दिया, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी निजीकरण कर रही है। आपकी पार्टी जब लोगों के बीच में पहुंच रही थी, भीड़ भी उमड़ रही थी, किन मुद्दों को लेकर के पिछड़े वर्ग को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर सरकार आएगी तो आपको ये मिलेगा हमारे यहाँ? देखिए, सबसे पहली बात तो थी कि देश में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। 3% के लोग, सवर्ण लोग, आज देश की सेंट्रल से लेकर के स्टेट की और सियासत से लेकर के नौकरियों में वे पूरी तरह से कब्जा किए हुए हैं, और वो कब्जा करने में इसलिए कामयाब हुए कि बैकवर्डों में फूट करने डालने में वो कामयाब रहे। किस बैकवर्ड की कितनी आबादी है किसी को पता नहीं है, और वो सबको कहते हैं कि तुम्हारी आबादी इनसे ज़्यादा है, तुम्हारी आबादी इनसे ज़्यादा है, तुम इनसे ज़्यादा मजबूत हो, और एक दूसरे को लड़ाते रहे। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि बैकवर्ड जातियों में भी किस जात की कितनी आबादी है। फिर बैकवर्ड लीडरशिप और देश को भी ये तय करने में आसानी होगी कि जिस जात की जितना संख्या में अनुपात है उसको उतनी सियासत में और नौकरी चाकरी और अन्य क्षेत्रों में कितनी भागीदारी से मिली है, कितना और देना है। तो हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा, और ये हम लोगों का ये एक प्रमुख पहलू है कि हम जातिगत जनगणना करा करके बीजेपी द्वारा बैकवर्डों में जो फूट डालने का सबसे मजबूत बुनियाद है, इसको हम खत्म करेंगे। शिक्षा, लेकिन वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय तो है नहीं। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अपना राज्य का तो है ना जी। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इसकी शुरुआत करेगा तो एक परंपरा बस चलनी चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत होगी तो इस बारे में क्लियर कर आगे बढ़ेगा, और ये हम सरकार बनेगी तो ये मामला बिल्कुल ही जाति जनगणना कराया जाएगा। शिक्षा इन्होंने महंगी इतना किया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है और शिक्षा की फीस, प्रोफेशनल फीस इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। शिक्षा हम सस्ती करेंगे। बेरोजगारी का दर, बेरोजगारी को सृजन करने के जो साधन थे, संसाधन थे, जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता था, जहाँ रिजर्वेशन के नाम पर भी लोगों को रोजगार मिलता था, उन सारे सेक्टरों को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में दिया, और प्राइवेट हाथों में दे करके जिस काम को में 100 लोग करते थे वहाँ वो धीरे धीरे कम करके लोगों को निकाल रही है, तो लोगों को और बेरोजगार बना रही है। तीसरी बात कि हमारी सरकार आएगी तो अगर प्राइवेटाइजेशन खत्म होगा या प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाएगा और सार्वजनिक उपक्रम को बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से देश भी मजबूत होगा, और रिजर्वेशन के नाम पर सामाजिक न्याय पे जो आरक्षण मिला है यह भी हमारा बना रहेगा। सच्ची शिक्षा सस्ती होगी, और आपने देखा होगा कि गरीबी कम करने के नाम पर आई थी। उत्तर प्रदेश और देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का अगर अनुपात बढ़ रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और लंबी हो रही है, और कहीं न कहीं देश की पूंजी कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में इकट्ठा हो रही है, और जहां डंप हो जा रही है नीचे नहीं आ पा रही है। तो पूंजीवाद मजबूत होगा तो गरीबी बढ़ेगी, और भाजपा पूंजीपतियों के झुंड का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। ये बैकवर्ड और दलित वर्गों के हितों और इनके सापेक्ष जो इनको अधिकारों की सुरक्षा करने वाली नीयत इस पार्टी की नहीं है, ये हम लोगों ने समझाया। धार्मिक अंधवाद बीजेपी का प्रमुख मुद्दा है। वो नहीं चाहती है कि गरीब रोजी रोटी के सवाल पर हमारे साथ खड़ा हो। वो धार्मिक आधार पर, धार्मिक बुनियाद पर लोगों को खड़ा करना चाहती है, और जब
आम जनता धार्मिक बुनियाद पर खड़ी होगी तो उसके मसाइल गौड़ हो जाते हैं। हम लोगों ने जनता के बीच जाकर के इस बात को कहा कि धर्म हमारी आस्था का विषय है, लेकिन राम के साथ साथ हमारे हाथों को काम चाहिए। और भाजपा लगातार हमारे काम को छीन रही है, हमारी शिक्षा को छीन रही है, हमारी नौकरी को छीन रही है, हमारे बच्चों के रोजगार के साधन को छीन रही है। तो अब अगर हम सजग नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आने वाली हमारी जनरेशन को एक लंबा संघर्ष इनके खिलाफ करना पड़ेगा। इस बात को हिस्सेदारी और बैकलॉग की भर्तियां ये पिछड़े वर्ग के लिए अहम मुद्दा है, न सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए बल्कि दलित वर्ग के लिए। जैसे नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये सारी चीजें भी वो चाहती है कि लोगों की तरफ से बोला जाए कि इस पर आश्वासन उनको कुछ मिले। देखिए, बैकलॉग और आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण निश्चित न सिर्फ एससी, पिछड़ा वर्ग भी कह रहा है कि खत्म करने की बजाय हमें भी दो। सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा और खुल करके अब देश में बैकवर्ड दलित की राजनीति होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन कमंडल के साथ नहीं बल्कि मंडल के साथ है। इस बार पूरा पिछड़ा दलित वर्ग धार्मिक अंधवाद से निकल करके अपने रोजी रोटी के मसाइल पर खड़ा होगा और खड़ा है, और यही कारण है कि बीजेपी इस बार जाएगी। तो आप लोग मतलब घेर करके बदल देंगे अखिलेश जी को? कोई फंडा नहीं चलने वाला है बीजेपी का। बीजेपी जिन बातों को, जिन सवालों को लेकर के आई, बीजेपी के पास कोई ऐसा काम नहीं है कि वो काम के नाम पर जनता से वोट मांग सके। इस बार के चुनाव में बीजेपी को भरोसा जो है वो राम और दाम पर है। राम के नाम पर वो गरीबों की आत्मा को खरीदना चाहती है और दाम पर लोगों के मन मस्तिष्क को कब्जा करना चाहती है। लेकिन गरीब इस बार पूरी तरह से सजग है। दाम भी नहीं चलेगा और राम को लोग मानेंगे, लेकिन अपने रोजी रोटी के मसाइल पर वोट करेंगे। दारोमदार आप लोगों के ऊपर ज़्यादा है। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, ऐसे में टिकट वितरण बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। टिकट वितरण में भी हिस्सेदारी का ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल हिस्सेदारी का ख्याल रखा जाएगा और जितने भी सहयोगी दल हैं, आज सबके साथ अखिलेश यादव जी बैठे, सबकी बातें सुने, सबकी सीटों पे चर्चा किए। हमारी भी जो सीटें थी उन सीटों पर भी उनसे चर्चा हुई और बहुत जल्द ही हमारे जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे मजबूत कैंडिडेट्स हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जिस पिछड़े दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, टिकट वितरण में उसको हिस्सेदारी का ख्याल रखा जाएगा? निश्चित तौर पर आपको जब लिस्ट मिलेगी तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दल किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में मतदाताओं को ये अधिकार बनता है कि वो नेताओं से ज़्यादा अपने हक में फैसले करवाते रहें और नेताओं की जिम्मेदारी है कि अपने मतदाताओं के मन की बात को सुनते रहें। टिकट वितरण में जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि पूरा हिस्सेदारी का ख्याल रखा जाएगा, वो ही तय करेगा कि 10 मार्च को किस तरह का रिजल्ट और परिणाम सामने होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद।